व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। 2010-2011 की बात है, मैं दिल्ली में गया, इंडिया काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में मौका मिला एड्रेस करने का। वहाँ पे उनके एक्स जर्नल्स भी थे, एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी आए हुए थे इंडिया के। तो वहाँ पर मुझे ये बड़ा समझाना मुश्किल हुआ था कि मुंबई टैक्स को लेके जो है वो हिंदुस्तान में कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं वहाँ पे। तो मैंने उनको ये बता रहा था कि हमने भी 71 से आगे इंडिया को माफ़ किया। इंडिया ने जिस तरह बंगालियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिसमेंबर किया और जिस तरह वो उसकी प्राइड लेते, तो हम उससे मूव अहेड हुए हैं। हमने बिटर पास्ट को जो है वो बरी किया है। तो वो लेकिन मुंबई से आगे जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो मैं भी नहीं समझा सका उनको। लेकिन समझ आता है इंडिया के साथ हमारी ख़ास सिक्योरिटी पैराडाइम क्यों है, 71 को माइनस नहीं कर सकते। लेकिन जितना ज़्यादा पढ़ते गए उसको, ख़ासतौर पे जब मैंने पढ़ा जो जेनोसाइड का पूरा एक नैरेटिव है बांग्लादेश का, वो बड़ा फार्स लगा, क्योंकि जेनोसाइड हुआ होगा ज़रूर, वहाँ पे हुआ भी है, मिलिट्री एक्शन भी वहाँ पे हुआ है। लेकिन उसके बाद जो बंगाली ट्रेंड मुक्ति बहानी थे, उन्होंने जो बिहारियों के साथ, वेस्ट पाकिस्तानीज़ के साथ, पंजाबी, पठान, पख्तून और बलोचियों और सिंधियों के साथ वहाँ पर किया है फ्रॉम मार्च टिल दिसंबर। और पाकिस्तानी फ़ौज और हमारे डिसमेंबरमेंट होने के बाद ख़ासतौर पे जो कुछ किया है वहाँ पे, उसकी एक बहुत बड़ी दास्तान है जिसको ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कभी हमारे नेशनल डिस्कोर्स में शामिल किया, ना उसको हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि जो जुल्म और ज़्यादती बंगालियों ने, बंगाली मुक्ति बहानीज़ ने इंडिया के साथ मिलकर जो है वो वहाँ वेस्ट पाकिस्तानीज़ पे की है। ढाका फॉल हुआ, सानिया पेशावर हुआ, ये दोनों सैड इवेंट्स हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के, पाकिस्तान नैरेटिव के। और जिस शख्सियत को आज मैंने चुना है इन पे बात करने के लिए, खासतौर पर ढाका फॉल पे आज का प्रोग्राम है, वो नन अदर देन जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब है। सर वेरी वार्म वेलकम। आपका एज अ फौजी रोल रहा है 71 के अंदर और आपने पाकिस्तान को लीड भी किया है। ढाका पे मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले जो सानिया पेशावर हुआ, आपको लगता है कि जिस तरह 4 लोगों को फांसी की सज़ा हो गई और वो भी मिलिट्री कोर्ट से दी, अगर हमारे कोर्ट्स में सिविल कोर्ट्स में चल रही होती तो वो आज तक केस चलते रहना था, 20-20 साल केस चलते रहते। तो मिलिट्री कोर्ट्स का सही डिसीजन हुआ और आप समझते हैं इंसाफ हुआ इन बच्चों के साथ? बिल्कुल, एब्सोल्युटली सही। ये तो इतना बड़ा सानिया था, पेशावर बच्चों को एक अंदर आकर बच्चों को टारगेट करके मारना, तो ये तो दरिंदे हैं जिन्होंने ये किया है, वो कोई इंसान है, हैवान है वो तो इसलिए मैं समझता हूँ ये भी कम है जो कुछ हुआ है। जितने भी हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, सबको फांसी चढ़नी चाहिए। राइट। और आपको लगता है सर कि आइंदा मुशर्रफ साहब इस तरह के वाक़यात के ऊपर एक बन गए, ऑपरेशन ज़रबे ज़ब इतना कामयाब हुई, आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है इस कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, बहुत कुछ होना बाकी मेरे ख्याल में। ये दूसरा ये है कि ये एक ख़त्म नहीं होगा। अगर आपने प्रेशर हटाया तो ये दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो चलता रहना चाहिए। प्रेशर ना हटाओ इनसे। सर 71 को मैं अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और आपकी निगाह से देखना चाह रहा हूँ, तो लोगों को ज़रा बताइए सर, पहले तो ये कि 71 में आप कहाँ पे थे और क्या कर रहे थे? 71 में मैं तो वेस्ट पाकिस्तान में था, लेकिन मैं कमांडो कंपनी मैं 4.5 साल रहकर मैं वापस आर्टिलरी में गया था, लेकिन मुझे वापस बुला लिया गया था तो मैं SSG में आ गया था। लेकिन और मेरी कंपनी को मैं ईस्ट पाकिस्तान जाना था, लेकिन वो फ़्लाइट्स बंद हो गई, कट गई वगैरह, तो इसलिए मैं यहीं रह गया और बाबर नगर सेक्टर में था। मैं जनरल मानिक शाह का इंटरव्यू देख रहा था, BBC को उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बड़ी ब्रेवरी से लड़ी और उसने दोबारा ये लफ्ज़ यूज़ किया 2 दफ़ा इसको पॉइंट क्लियर करने के लिए। लेकिन उसने कहा कि चांस कोई नहीं था जीतने का, 1 to 50 चांस था, क्योंकि एक तो हम बीच में थे और कम्युनिकेशन, यही रीज़न है वॉर हारने। सही, ये आगे पीछे मतलब आगे ये इंडियन फोर्सेस आ गए और पीछे ये मुक्ति बाहिनी है, तो बिल्कुल ट्रैप थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जीतने का तो बिल्कुल चांस नहीं था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान को बचाने का श्योरली चांस था, मेरा ये ख्याल है। क्योंकि वहाँ मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रेटिजिक फेलियर टैक्टिकली लड़ते ब्रेवरी के साथ पूरा सिपाही और ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स ख़ास तौर पे उन्हें मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा, वो लड़े तो वो डट के हैं, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटिजिक प्लानिंग जो है ना, ये पूरे ईस्ट पाकिस्तान के नक्शा अगर देखें आप, अपने फोर्सेस को अगर आप पूरे बॉर्डर पे आप फैला दें तो आप हर जगह वीक है। कई 1000 मील का तो बॉर्डर है इंडिया का। वो तो कमज़ोर है ना, कमज़ोरी है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप
विदड्रॉ करके ढाका बोल कहते हैं, ढाका उसमें रिवर्स हैं, ढाका को तकरीबन चारों तरफ इफ़ नॉट 3 तरफ तो बिल्कुल रिवर्स हैं। जो रिवर वो दरिया नहीं है, वो तो समंदर हैं, उधर के रिवर जो है वो समंदर होते हैं। उनमें अगर आप क्लोज करके पूरे फोर्सेस को यहाँ ले आते तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंडियन के उनके कोई भी नहीं है उनका, मैं कहने वाला था उनके बाप भी नहीं आ सकते थे अंदर, उसको पाकिस्तान आर्मी को उस छोटी जगह में सारी फोर्सेस होती तो कौन आ सकता। लेकिन सर प्रॉब्लम ये भी था ना कि वेस्ट पाकिस्तान में भी तो एक को बचाना था, उस वहाँ भी बॉर्डर पे प्रेजेंस चाहिए थी पाकिस्तानी फौज की। नेवी की हमारी फोर्स ही कोई नहीं थी, 2-3 शिप्स रखी हुई थी, पता नहीं किस जमाने की मर्चेंट टाइप शिप्स थी, और नेवी की हमारी कोई डिफेंस नहीं था। एयर स्ट्राइक हमारा वर्चुअली इसलिए खत्म हो चुका था कि उन्होंने वैसे ही वो रोका। नहीं देखें, पहले तो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन फोर्सेस सारे ईस्ट पाकिस्तान चले गए हुए थे। यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में जब वो हमारे ऊपर ऑफेंसिव करते हैं, अटैक करते हैं ना, तो ईस्टर्न फ्रंट जो उनका है उधर से 8 डिवीज़न यहाँ लाते हैं, उल्टा यहाँ से वो फोर्सेस वहाँ ले गए थे हमसे, हमें वहाँ डिफीट करने के लिए। तो वेस्ट पाकिस्तान में उनकी बड़ी कमज़ोरी थी। हमारे तो मैं उस टिक्का खान फोर्स था एक जो ऑफेंसिव पे जाने वाला था, बहावल नगर सेक्टर से हम इंडिया में जाने वाले थे। पूरा प्लान था, मुझे मेरी कंपनी को एक टास्क मिला हुआ था, एक ब्रिज था वहाँ कोई 30 मील अंदर हिंदुस्तान में, उसको मैंने सीज़ करना था और हमारी आर्मर्ड कॉलोनी ने आकर उसको लिंकअप करना था। ये यहाँ तो हम अगर हम लॉन्च होते तो हम बिल्कुल करते, वहाँ यहाँ कमज़ोरी थी इंडिया की। तो ये कोई अगर समझ रहा है कि इधर भी वो नहीं, हर जगह उन्होंने वो तो फोर्सेस यहाँ से वहाँ ले गए थे, तो इधर कमज़ोरी थी, इधर हमारी स्ट्रेंथ थी। मुशर्रफ साहब, पाकिस्तान की आर्मी शेख मुजीब के मुतालिक क्या सोचती थी? क्योंकि उनके मुतालिक अगर तिल्ला कॉन्स्पिरेसी केस सामने आया, उनके मुतालिक ये आया कि वो रॉ से पहले ही बहुत मिले हुए थे। उन्होंने ये यहाँ तक उनकी टेपें मुबैना तौर पर आई याहिया खान के पास के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या होता है, मैं इलेक्शन जीत के अगले दिन बांग्लादेश बनाने का ऐलान करूँगा। तो पाकिस्तान की, और ये हो सकता है ये बातें गलत भी हों, पाकिस्तान की आर्मी शेख मुजीब जो कि पॉपुलर 3 लीडर थे, भुट्टो से भी ज़्यादा पॉपुलर थे, 56% सूबे में उनकी मेजोरिटी थी, उनके मुतालिक आप लोगों की क्या सोच थी? मतलब वो देखे बंगाली नेशनलिज्म थी उनकी, तो ऑब्वियसली वो उसे हम तो खुश नहीं थे, क्योंकि वो बंगालियों को एजिटेट कर रहे थे, उनको वो तकरीर बहुत अच्छी करते थे वो, तो उनको वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट और इंडोक्ट्रिनेट करके ऊपर उनका टेम्पर्स हाई करते थे। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगा, ये चीज़ ज़रा थोड़ा से बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि 71 वॉर जो है, 71 में जो कुछ हुआ, जबकि ये अपराइजिंग हुई और बंगाली ये हमारे ख़िलाफ़ हुए, ये क्यों हुआ इसको भी देखना चाहिए। देखें 47 से आज़ादी में सबसे आगे लीड तो बंगालियों की थी आज़ादी में, पाकिस्तान की आज़ादी में। तो ये क्या हुआ कि 47 से हमने उनको जोड़ के नहीं रख सके? ये हमारी गवर्नेंस की कमज़ोरियाँ हैं। हम लोग ऐसे हैं कि हम एक बैलेंस्ड गवर्नेंस करें, डेवलपमेंट वाइज हर इलाके को बैलेंस तरीके से बराबरी के साथ उसको प्रोग्रेस और डेवलपमेंट करवाएं। वो सेंस उधर बांग्लादेश, बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान, देन ईस्ट पाकिस्तान, वो समझ रहे थे कि वो इग्नोर हो रहे हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है, सारी डेवलपमेंट इधर हो रही है, जबकि वहाँ वो जूट वॉज आर मेन एक्सपोर्ट अर्नर। यहाँ पे इस्लामाबाद शहर बन रहा है, सारा इस्लामाबाद बन रहा है, यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, हर किस्म की हो रही है, उधर नहीं हो रहा। और कहा जा रहा है जी डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लाइज इन वेस्ट पाकिस्तान, मतलब इस किस्म की थ्योरीज जो है ना, तो वो दूसरा हम उनको मिसट्रीट करते थे बहुत। मैं 2 साल वहाँ रहा हूँ, 67 to 69, आई थिंक हम जनरली मिसट्रीट करते थे। यानी वेस्ट पाकिस्तानीज, यस वेस्ट पाकिस्तानीज, उनको बंगालियों को, क्योंकि फ़िज़िकली वो ज़रा हमसे कमज़ोर, लेकिन ये फ़िज़िकली मिसट्रीट करना ये तो एक जाहिलाना बात है ना, एक एजुकेटेड रिस्पांस तो नहीं है ना। आप मैंने देखा है कि वो जिसके साथ आप दोस्ती अगर करें, उनको साथ आप वार्मली मिले, तो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन वहाँ एक वो हो गया था, फ़िज़ा हो गया कि दे स्टार्टेड हेटिंग। अब ये खुदा न खास्ता इस किस्म की चीज़ यहाँ वेस्ट पाकिस्तान को देखें, यहाँ भी है, यहाँ पंजाब के ख़िलाफ़ बहुत है, यहाँ सिंध को लें, आप बलूचिस्तान को ले लें, हर जगह। तो ये क्यों है? तो आप बराबरी के साथ ट्रीट करें प्रोविंसेस को, सारे लोगों को, वरना और जगह भी है कि 1 लाख मुफ्ती बानी ट्रेनिंग ले लिया जाकर इंडियन इंटरवीन के, क्या जस्टिफिकेशन है?
नहीं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन सर्टेनली इंडिया ने इंक्लूड किया है। और ये जब ये इधर उधर की बातें करते हैं कोई बम्बई वगैरह, मैं तो कहता हूँ कि ठहर बंद करो, पहले ये बात करो, उसमें हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। हम उनके साथ लग जाते हैं, वो बॉम्बे की नहीं जी हमारे नहीं आए थे, हमारे 2 गए थे 3, वो उनसे कहना चाहिए बंद करो, हमें बात ही नहीं करना चाहता हूँ बॉम्बे की, पहले पाकिस्तान की बात करो, पहले सियाचिन की बात करो, फिर उसके बाद आते हैं बॉम्बे पे। वो बोलना चाहिए ना, क्यों बात करते हैं? वाई शुड बी कि हमारा उनकी मर्जी है कि बॉम्बे की बात होगी तो बॉम्बे की, हम भी लगे हुए हैं बॉम्बे। तो सर कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स में वो अलग फौज की बात कर रहे थे, वो किस तरह एक्सेप्टेबल था पाकिस्तान के लिए? नहीं, उसमें डेफिनेटली वो एक्सेप्टेबिलिटी, वहीं तो मसला फंसा था जाके। हाँ, इवन आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस। हाँ, मतलब अब यहाँ थिंकिंग बहुत है, क्योंकि वो इलेक्शन जीत गए थे, मेजॉरिटी उनकी थी, तो लेकिन जीतने के बाद दस्तूर बनाना, इसमें अभी फौज ही उनकी अपनी हो जाए, और उनके टर्म्स बड़े एक्सेप्शनल थे इंडिया के साथ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम, नो विन सिचुएशन नहीं होगी सर पॉलिटिकली? ये कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं। लोग कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर हो जाते तो वो उनकी सोच बदलती, ज़रा वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। तो आपके ख्याल में जनरल याहिया को कौमी असम्बली का इजलास बुला लेना चाहिए था, डेफर नहीं करना चाहिए था? या मेरे ख्याल में बुलाना चाहिए था। अच्छा, भुट्टो साहब का सर रोल इतना हम सुनते आ रहे हैं सारे एपिसोड में, लोग कहते हैं जी भुट्टो साहब अपोजिशन लीडर बनने को तैयार नहीं थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम वहाँ जीते हो तो मैं यहाँ जीता हूँ। हालांकि ये लॉजिक इसलिए नहीं बनती कि डेमोक्रेसी में तो ओवरऑल वो जीता था, शेख मुजीब जीता था, तो भुट्टो साहब तो नहीं जीते थे। भुट्टो उस वक्त ज़माने में आपकी एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और आपके दोस्तों की या लोग जो देखते थे सारे डिबेट को, इस तरह हम आजकल देखते हैं, आपकी पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब की सोच को आप सपोर्ट करते थे? देखें, उस ज़माने में हम यंग ऑफिसर्स थे, इतनी ज़्यादा हमें डिटेल समझ नहीं थी चीज़ों की, तो हम तो ये देख रहे थे जो कुछ भी हो रहा है वो मुक्ति बाहिनी कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जेनोसाइड जो आपने बात की है, ये तो बहुत झूठ है कि पाकिस्तान आर्मी ने जेनोसाइड किया। इन्होंने जितना किया तो सोचिए। बिल्कुल, केसेस हुए डेफिनेटली, अभी तो किताबें भी लिख दी हैं, बंगालियों ने भी लिखी है, उसमें क्लियर है कि ये सब झूठ है, एग्जैजरेटेड है, कोई ऐसी बात नहीं। हुए होंगे जब इतनी बड़ी अपराइजिंग को। सर वो तो कोलेक्टिव डैमेज भी तो होता ना, पता ही नहीं कि आप भी वही है शक्ल आपकी, दूसरा पाकिस्तानी वही शक्ल पे। मुझे मालूम है कि कितने लोग फौजी, जो मेरे एक अपने एसएसजी के एक दोस्त जो वहाँ ईस्ट बंगाल रेजिमेंट में थे, उनको किस तरीके से उन्हीं के ऑफिसर्स ने, उनके दोस्त थे ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने, हाँ, उनको मेस में बुलाया, मेस में थे वो, उनको बुलाया कमरे से। अच्छा। और उधर सब ऑफिसर्स ने मिलकर उनको मार के ख़त्म कर दिया। ये चीज़ें एक नहीं है, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हैं। जिंदा जला दिया सिविल ब्यूरोक्रेट्स की फैमिलीज। उधर अस्पतालों में निकाल ली, उनके लिम्स निकाल लिए, अस्पतालों में जो ट्रीटमेंट था उनकी लाइफ सेविंग मशीन बंद कर दी, मार दिया। बहुत सी जेनोसाइड हुआ है अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानीज, तो ये बात नहीं है। तो इस चैप्टर को एज अ बैड चैप्टर भूलना चाहिए, लेकिन मैं अफसोस से कहता हूँ ये जो अभी हो रहा है वहाँ, जो हाँ लोगों को फांसी चढ़ा रहे हैं, 80-80 साल के आदमी है उसको फांसी दे रहे हैं, ये बहुत ही छोटे दिमाग की और तंग नजरी। तो हसीना वाजिद की आप समझते हैं अप्रोच बहुत वेंडेटा पे है? बहुत ख़राब वेंडेटा, सिर्फ वेंडेटा नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दुश्मनी। क्योंकि जो उन्होंने वो ये मोदी साहब जब गए थे वहाँ, तो उन्हें वो तस्वीर प्रेजेंट हो रही है 71 सरेंडर की, ये क्या मतलब है? ये किस किस्म की एटीट्यूड है टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स दिस रीजन एंड पीस? हाँ, नहीं। तो आप भी गए थे ढाका में, ऑब्वियसली खालिदा जिया की आई थिंक प्राइम मिनिस्टरशिप थी। हाँ। तो कितना मुश्किल था आपके लिए फिर वहाँ जाकर? वहाँ तो पूरा एक एंटी पाकिस्तान माहौल है, और आपको कई बहुत से लोगों ने बैकआउट किया। अवामी लीग अवामी लीग ने कि वफद ने आपसे नहीं मिले आपसे। हसीना वाजिद जो थी वो जानबूझ के वो गई हुई थी स्विट्जरलैंड, वापस ही आई आपके विजिट पे। तो वो आपको अभी तक 71 के बाद भी जब आप गए तो वो नफरत फील हुई वहाँ पाकिस्तान की? नहीं, ये मैं बताऊँगा आपको, जितना आई विश यू वर देयर के जितने वो क्राउड्स जहाँ से मैं गुजरता था सड़कों पे खड़े होकर वेव कर रहे होते थे। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, वहाँ मुझे वो मॉन्यूमेंट पे ले गए, 71 का जो मॉन्यूमेंट है उनका ना, वो मेरे लिए एम्बैरसमेंट था कि मैं फ़ौजी और वहाँ मॉन्यूमेंट पे, और उन्होंने किताब भी रख दी टू साइन। तो उसमें मैंने जो एक सेंटेंस तो वैसे छोड़ा, लेकिन मुझे उसी वक्त दिमाग में आया, एंड आई वुड लाइक टू कोट मैंने क्या लिखा वहाँ, जो बहुत पॉपुलर हुआ और जो मशहूर हुआ, अखबारों में आ गया वो। मैंने लिखा जो आखिरी सेंटेंस, The courage needed to reconcile and compromise is far greater than that needed to confront and fight.
I am prepared to show that courage. I only hope there is reciprocation. वाह, ये मैंने उसमें लिखा। ये जरा उर्दू में बता दीजिए लोगों के लिए, लोगों को समझ जाएगी खुलासा अगर। हाँ, उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, आपने ये कहा कि बेसिकली रिकंसाइल करने का मतलब ये है कि अगर हम भूल जाएं पास्ट, बिटर पास्ट को, उसमें वो ज्यादा बड़ी हौसले वाली बात है कि आप किसी का लड़ें जाके। यही आपने कहा ना। और आप रेडी करने के लिए तो बांग्लादेश रेडी है या नहीं है, तो उसका रिस्पॉन्स क्या आया फिर? बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। मतलब क्राउड्स जितने भी हैं, ये जो आप कह रहे हैं ना, वो तो ये हसीना वाजिद वगैरह ये लोग इन्होंने किया होगा, अवामी लीग वगैरह ना, क्राउड्स वहाँ बहुत वेलकम कर रहे थे मुझे, और बहुत ज़्यादा अच्छा वेलकम रहा, बहुत अच्छा विजिट रहा। अब जो कारगिल हुआ, उस पर जो लोग कारगिल के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी बोलते हैं, मैं उन पर मैं कहता हूँ मुझे शर्म आनी चाहिए यार। एक दफ़ा हमने उनको गले से पकड़ लिया था, इंस्टेड ऑफ उसको प्रोजेक्ट करो यार जैसे वो करते हैं, कभी सियाचिन कभी ईस्ट पाकिस्तान, हमने एक दफ़ा उनको गले से पकड़ लिया था, तो तुम अपने आप ही को बुरा करके अपनी फ़ौज को जलील कर रहे हो। क्या ये करें, क्या करें हम? यहाँ ये असलियत है। तो मैं तो मीडिया से आपको कहूँगा, प्लीज़ ज़रा स्टडी करें ये क्या था, ये ऑपरेशन कारगिल का कहाँ था, ये क्या हुआ है। अभी ये तो इसके बारे में बरखदत ने भी काफ़ी वो किताब में सर, आम पाकिस्तानी जो था आप कह रहे थे बांग्लादेश के मतलब जो है लोगों के व्यूज़ ऑब्वियसली ज़रा वेस्ट पाकिस्तान के तरफ पॉजिटिव नहीं हुआ करते थे, लेकिन क्या जब बांग्लादेश बन गया तब लोगों को बड़ा हर्ट फील हुआ या नहीं? किसको, किन लोगों? आम लोग, आम पाकिस्तानी तो बिल्कुल, चारों सूबों की बात करूँ, बहुत ज़्यादा। आई थिंक वो 71 में तो एक टोटल डिमोरलाइजेशन, देखें मुल्क लड़ता है और फौज लड़ती है तो मोराल के ऊपर 65 वॉर में मोराल हमारा इतना ऊंचा था, कौम का मोराल इतना ऊंचा था। गाने, वो कौमी गानों को, तरानों को देखो, एक से एक मोटिवेशनल। लोग, अवाम हमारे लिए क्या करने को तैयार थी। जहाँ से हम जा रहे होते थे तो लोग हमारे जीपों के अंदर फूल फेंक रहे हैं, गुड़ दे रहे हैं, चने दे रहे हैं, कुछ खाने को रोक रहे हैं, लस्सी पिला रहे हैं। ये जज्बात था। 71 में ये नहीं था। 71 में एक डिमोरलाइज थे हम, कोई हमें समझ नहीं थी कि वो क्या रहा है हमारे साथ। तो वो अनफॉर्चुनेटली अयूब खान और याह्या खान की क़यादत का ही फ़र्क था, क़यादत लीडरशिप का। सर्टेनली अयूब खान के ज़माने में तो बहुत जज्बा था। अयूब खान ने, क्या बात है, अयूब खान ने इंटरनेशनली हमारा रुतबा बनाया हुआ था। हम वी वर अ प्राउड नेशन। फिर उसके बाद ये डाउनफॉल हुई याह्या खान के ज़माने में, और यही मुक्ति बाहिनी वगैरह ये शुरू हो गए। इसको पॉलिटिकली डील करना चाहिए था, पॉलिटिकल सोल्यूशन मालूम करना चाहिए था कोई, और हल करते। लेकिन शरफ साहब से बातचीत जारी, व्यूअर्स ब्रेक भी जाऊँगा, जाते हुए आपको जनरल मानिक शॉ का एक क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के मुतल्लिक कमेंट किया 71 में, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है, आप भी सुनिए। वापस आइए इसी प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। An amazing coincidence. Field Marshal, let me take you back to the Bangladesh war. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 15 to 1. They just had no chance, but they fought very gallantly. Is it in fact true that there was a young Pakistani captain, Ehsan Malik, who defended his garrison so stoutly at Kamalpur that in fact you sent him a personal letter? That's quite true. And we tried to capture a place called Hilly, which he was defending, and we tried very hard, and we didn't succeed until about the 3rd attempt. And he fought gallantly, and I did send him a personal letter. And when I went to Pakistan after the conflict, I went twice. I mentioned it there to their chief that I think that boy should be given a gallantry award. He fought magnificently. And did they, or did they hold your recommendation against him? I don't know. I said he fought gallantly. उन्नीस 1971 के सकूत ढाका में जो एक दिलखराश मगर भूली बसरी दास्तान है, वो मगरबी पाकिस्तान के बंगाल में महसूर निहत्ते मासूम पाकिस्तानियों पर बंगालियों बिलखसूस मुक्ति बाहिनी के संग दिलाना मुजालिम हैं।
एक बंगाली एहतशाम निज़ामी इस जेनोसाइड के गवाह हैं। हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे, वो जो मगरबी पाकिस्तान से जाके तिजारत करते थे या सिविल सर्विस में थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, ये सारे लोग मुख्तलिफ शहरों में रहते थे और उनका जेनोसाइड किया गया और बुरी तरह से किया गया। उसके बाद यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ मामला। 16 दिसंबर के बाद जिस तरह से जब भारतीय फ़ौज दाखिल हुई है और मुक्ति बाहिनी उनके साथ आए थे, इन्होंने क्या किया कि आबादियों के आबादियाँ जो गैर बंगाली की थी उनको मैदान में लेके गए, मर्दों को, और लाइन लगाया, उनको उठा उठा के ट्रकों पे ले गए और जाके नदी किनारे, आप दिनाजपुर के कंचन नदी की तारीख़ तो पढ़ें कि उनको हज़ारों की तादाद में एक साथ खड़े करके गोलियों से भून दिया गया। यानी ये तारीख है, आज तक कोई बांग्लादेश। यानी शाम साहब आप कह रहे हैं कि वहां पे नदी के किनारे पाकिस्तानियों को बंगालियों ने और मुक्ति बाहिनी वालों ने खड़े करके जो है वो दर्जनों की तादाद में सिर्फ इस वजह से गोलियां मारी कि वो पाकिस्तानी हैं। जी, मैं तो आपको कह रहा हूं कि सुभाष चंद्र बोस की जो पोती है यानी शर्मिला बोस, उसकी किताब उठा के पढ़ें। उसने जाके यानी बांग्लादेश बनने के बाद पूरे बांग्लादेश में उसने रिसर्च किया, दौरे किए, और उसकी किताब में मौजूद है कि दिनाजपुर के कंचन नदी में गैर बंगालियों को हज़ारों की तादाद में खड़े करके, यानी उस नदी का पानी सुर्ख हो गया था। आखिर ये तारीख़ कौन बताएगा हमें? हमें हमेशा तारीख़ गलत बताई जाती है कि पाकिस्तान की फ़ौजों ने जाकर के ये कुछ मज़ालिम किए। तो ये वाक़यात हैं जनाब। मैं आपको कहता हूँ कामरान साहब के संतहार में मर्दों को तो ले जाके कत्ल कर दिया गया था, औरतों का नंगा जुलूस निकाला गया था और उन सब को भी कत्ल कर दिया गया, और इस बेदर्दी से कि मेरा ख्याल है चंगेज़ खान और लहलाकू की भी के मज़ालिम भी मान पड़ चुके थे, और तारीख़ में हमें ये बताया नहीं जाता है कि कितना बड़ा जुल्म हुआ था इन लोगों का जिनका कोई कसूर नहीं था। ये निहत्ते थे, ये मुत्तहदा पाकिस्तान के हामी थे, इन्होंने बंगालियों के ख़िलाफ़ कोई हथियार नहीं उठाया, ये भारत के ख़िलाफ़ जाकर सरहदों पे पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बशाना लड़ रहे थे, जो इनका हक़ था, जो दो कौमी नज़रिए के तहत उन्होंने पाकिस्तान बनाया था और वो उसको बचाना भी चाहते थे। साहब, मैंने जब रिसर्च की इसके ऊपर पता चला कि जो बंगाली या मुक्ति बाहिनी वाले थे वो जेनोसाइड उन्होंने इस तरह भी किया कि जो पाकिस्तानी थे उनको कत्ल करने से पहले उनकी आंखें भी निकाल ली, उनका खून भी निकाल लिया, उनके एज़ा तक काटे गए ताकि उनको जी बिल्कुल आप यकीन कीजिए कि बांस के 2 टुकड़े लेकर वो गले के अंदर लगा के दबा के मारते थे। और चिटागोंग में तो ऐसी मिसालें हैं कि जितने इंटेलेक्चुअल्स थे वेस्ट पाकिस्तान के और वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान के जो उर्दू बोलने वाले थे या पंजाबी बोलने वाले थे, उनको पकड़ के जंगल में ले जाया गया और नीचे खौलता हुआ ड्रम में पानी था और उनको उल्टा दरख्त से लटका के कभी उनके सर अंदर ले जाते थे, बाहर ले जाते थे। इस बेदर्दी से मारा गया है। आखिर पाकिस्तान ने अपना मुकदमा क्यों नहीं पेश किया दुनिया के सामने? सर, ये बंगाली और बाहरी जो कराची में आके बाद हुए, ये वही हैं जिनको फिर बाद में मुक्ति बाहिनियों ने और बंगालियों ने जो है उठा के फेंका बाहर? यस, हाँ, ये बिहारी तो बिल्कुल वो वहाँ भी अभी भी कैंप्स में है, सुना है। उनको बहुत स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं सोसाइटी में, उनको अलग रखा जा रहा है। जो जुल्म है उनके साथ, क्योंकि वो पाकिस्तान बना तो वो हिंदुस्तान से उठ कर गए हैं ईस्ट पाकिस्तान बेघर होकर। अब जब दोबारा ये हुआ तो वो अब दोबारा वहाँ अपने एरिया में बेघर हो गए हैं। कुछ तो यहाँ आ गए, लेकिन कुछ वहाँ जो है उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, सुना है। और उस वक्त भी हुआ 71 बहुत। सर, पाकिस्तान उसके बाद इमर्ज हुआ भुट्टो साहब की लीडरशिप के अंदर, तो ऑब्वियसली आप भी उस वक्त पाकिस्तानी फौज में, आप उस वक्त क्या आपका रैंक था? 71 में मेजर, ही वाज द मेजर। तो उस वक्त जो है वो फौज भुट्टो साहब को किस तरह देखती थी? क्योंकि उसका इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि 77 में जाके फिर उनका भी फारिग हुए वो फौज, उनको क्या एज अ मसीहा समझती थी या समझती थी कि इज एन अपॉर्चुनिस्ट जिसने हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ ढाका फॉल, हु कुड नेवर बी द प्राइम मिनिस्टर हैड ढाका वुड नेवर फॉल? नहीं, फ्रैंकली 71 में जब आए हैं तो इन्होंने इमीडिएट इनकी वजह से, उनकी पर्सनैलिटी की वजह, करिज्मेटिक पर्सनैलिटी तो थी उनकी, सही, तो उसमें मोराल रेज हुआ आर्मी का भुट्टो साहब की वजह से। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फॉलोइंग आर्मी में, बिल्कुल। और स्पेशली वो हमारे प्रिजनर्स थे वो वापस आए और ये जो फोर्सेस उनकी जहाँ थी वो विथड्रॉ हुई हैं, तो इट वाज अ गुड डील इंडिया के साथ जो उन्होंने किया। तो एक पॉपुलैरिटी, बिल्कुल एक सर्ज इन पॉपुलैरिटी।
और सर्ज मोराल में, नेशनल मोराल में भी एक इम्प्रूवमेंट हुई थी उनकी वजह से। बाद में डिक्लाइन शुरू हुआ। इतने पॉपुलर लीडर को जब टॉपल किया गया 77 में, तो उस वक्त फिर तमाम फौज की वही सोच थी जनरल जिया की थी, या आप लोग अपनी सोच अलग रखते थे कि गलती की है ये? मिक्स्ड ओपिनियन। आपका तो ओपिनियन क्या था? आप भी कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में डेफिनेटली उनमें कोई डिफेक्ट्स थी। वो एक उस ज़माने में अगर देखा जाए उनके एटीट्यूड, तो पाकिस्तान को उन्होंने इकोनॉमिकली वो जो उनकी पॉलिसीज़ थी वो पाकिस्तान के हक़ में इतनी नहीं थी। सोशलिस्ट पॉलिसीज, बिल्कुल। वो इकोनॉमी तबाह हो गई, इंस्टीट्यूशंस को डैमेज किया, इंस्टीट्यूशंस डैमेज हुई हैं बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से वो पॉपुलैरिटी जो शुरू की थी ना, जो मैंने कहा एक सर्ज इन पॉपुलैरिटी वगैरह, वो ग्रेजुअली विद हिज परफॉर्मेंस जैसे टाइम गुजरा है, वो उसमें नेगेटिव फीलिंग्स शुरू हो गई थी। ये इंडिया हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट रहा है पाकिस्तानी फ़ौज के लिए और पाकिस्तान के लिए, या 71 के वाक़े के बाद ज़्यादा हुआ है? इंडिया हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट रहा है, ये तो हमेशा प्लान करता रहा है। हाँ, ऑब्वियसली इन्होंने तो रिकनसाइल ही नहीं किया ना कि हम एक अलग, ये समझते थे कि महीने 2 महीने में 4 महीने में हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो चलते गए। तो 48 में ही वॉर हुआ, कश्मीर के ऊपर वॉर हुई, और फिर 65। इसके अलावा हमारी टेंशन ऑन द बॉर्डर हमेशा रहा है, हमेशा रही है। और ये तो अमेरिका और चाइना ने हमें उसका सपोर्ट नहीं किया 71 में, हालांकि अमेरिका ट्रीटी बाउंड था और चाइना के साथ 65 से बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक था हमारा। 71 में सपोर्ट नहीं किया। वो न्यारी साहब भी कहते रोते रहे, अपनी किताब में लिखी है उन्होंने कि जो मैं बहरी भेड़ों का इंतजार कर रहा था वहाँ चाइना से पाकिस्तान। तो सब फजूल बातें हैं। देखें, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। मेरे को ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं कि आप दूसरों से सपोर्ट मांगे। आप अपने प्लानिंग करो जी, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। हमारी फ़ोर्स कोई इतनी कमज़ोर फोर्स नहीं थी, तो अगर हम सही स्ट्रैटेजी बनाते तो हम देखिए अभी भी हमारी फ़ोर्स कोई 1/3 है उनसे जनरली, लेकिन हमारी जो मिशन है हमारा वो तो टू एंड द वॉर ऑन अ फेवरेबल नोट, डिफेंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान एंड एंड द वॉर ऑन अ फेवरेबल मोड। इंशाल्लाह ताला अगर हमारी स्ट्रैटेजी सही हो हम उनको मारेंगे जंग में। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं इसी शो में, स्पेशल शो में। आप लोगों को जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान तोड़ने में जिस मुफ्ती बहानी ने हिंदुस्तान में ट्रेनिंग ली, वो ट्रेनिंग सिर्फ हिंदुस्तान तक मुक़य्यद नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान ने केजीबी और रशिया को इन्वॉल्व कर मॉस्को के अंदर भी अवामी लीग के लीडरान को पाकिस्तान तोड़ने की ट्रेनिंग दिलवाई। आइए सुनते हैं एक एक्स केजीबी ऑफिसर की इंकशाफात से भरपूर गुफ्तगू। In Bangladesh, it was nothing with grassroots. Most of the Awami League party members, Awami League means People's Party, were trained in Moscow in the High Party School. Most of the Mukti Fauj leaders, Mukti Fauj in Bengali means People's Army, same as SWAPO and all kind of liberation armies all over the world, the same bunch of useful idiots. They were trained at Lumumba University and various centers of the KGB in Simferopol, in Crimea and in Tashkent. So when I saw that Indian territory is being used as a jumping board to destroy East Pakistan, I saw myself thousands of so-called students traveling through India to East Pakistan, through the territory of India, and Indian government pretended not to see what's going on. They knew perfectly well, the Indian police knew it, the intelligence department of the Indian government knew it, the KGB of course knew it, and the CIA knew it. That was most infuriating, because when I defected and I explained to the CIA debriefers they should watch out because East Pakistan is going to erupt any moment, they said I was reading too many James Bond novels. Anyway, so East Pakistan was doomed. One of my colleagues in the Soviet consulate in Calcutta, when he was dead drunk, he ventured into the basement to relieve himself, and he found big boxes which said printed matter to Dhaka University. Dhaka is the capital of East Pakistan. And since he was drunk and curious, he opened one of the boxes and he discovered not printed matter, he discovered Kalashnikov guns and ammunition in there. Anyway, it's a long story. When I saw the preparations for the invasion into East Pakistan, obviously I wanted to defect immediately. The only thing I couldn't at that time make up my mind when and where and how.
one of the reasons, of course, you see, I was in love with India. I mentioned it before. I spoke the languages. I socialized with people. And I understood that I had to act fast unless I want this beautiful country to be permanently and irreparably damaged by our presence. 71 से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियन ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा? 71 वॉर से, 71 के वाक़ये से जो बांग्लादेश बन गया, सीखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियन ने नहीं सीखा कि ये जो बैलेंस है, जैसे मैं कह रहा हूँ प्रोविंशियल बैलेंस, वो नहीं है अभी भी। एक प्रोविंशियलिज्म में एक बहुत सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं, बहुत टेंशन। आपको लगता है बलूचिस्तान में जो भुट्टो साहब के दौर में ऑपरेशन हुआ या आपके दौर में ऑपरेशन हुआ, वो उसका उन बिटरनेसेस की का रेप्लिका नहीं है जो 71 में हुई? नहीं, देखें, वो जो सबसे बड़ी चीज़ बलूचिस्तान की अगर आप बात करें, वहाँ वो बैकवर्ड इलाका है, पसमानदगी है वहाँ, एहसास महरूमी है उधर, कोई डेवलपमेंट उधर वाकई में हिस्टोरिकली देखा जाए 47 ऑनवर्ड, क्योंकि उधर की डेवलपमेंट में पैसे लगते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा एरिया है। सड़क आपने बनाना है यहाँ पंजाब में, क्या सियालकोट से लाहौर क्या 80 किलोमीटर सड़क है भाई, ये फैसलाबाद और फैसलाबाद मुल्तानी। बलूचिस्तान में जी आप कोस्टल हाईवे बना रहे हो, 750 किलोमीटर है वो उधर ग्वादर से उधर जा रहे हो रट्टू डेरो तो 1000 किलोमीटर है, तो उधर डेवलपमेंट आसान नहीं है, पैसे बहुत खर्चे, उनके बजट बहुत छोटा होता है पॉपुलेशन बेसिस पे। तो ये हमारे ज़माने में हमने उनको बहुत ज़्यादा एलोकेशन की, मोर देन पंजाब उधर एलोकेट किया, इसलिए वहाँ डैम्स बनाए हमने, उधर कैनाल बनाए हमने, सड़कें बना दी, उधर यूनिवर्सिटीज़। और सर आपको लगता है अकबर बुख्ती का एपिसोड ही होना चाहिए था? उसके केस का कोई और हल नहीं था कोई? नहीं होना, वो तो एक इवेंट्स लेड टू द एपिसोड। कोई ये नहीं है कि कोई किसी ने प्लान करके इसको मारो, ये कोई नहीं हुआ, वो तो खुद ही उसने पंगा ले लिया FC एंड बलूचिस्तान। और स्टार्ट इतनी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुआ? गैस के ऊपर हुआ कि जी सुई गैस की डिस्ट्रीब्यूशन या मिलिट्री कंट्रोलमेंट? वो तो एक थी उनकी क्रिप तो है ना, उनको जनरल क्रिप थी कि जी बलूचिस्तान को पसमानदगी, बलूचिस्तान को एक महरूम रखा गया है, फिर उनकी गैस और बिजली नहीं दी जाती है, गैस उनकी है उनको नहीं मिलती, पंजाब ले जाती है। टू एन एक्सटेंट ये बात सही है, लेकिन वही अब गैस अगर आप दें तो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी देखते थे पहले। मैं कह रहा हूँ सुई से आप लेकर जाएं कहाँ, वो इतना बड़ा एरिया है तो वो, और पॉपुलेशन थोड़ी सी, उधर पाइपलाइन ले जाना चाह रहे हो, वो वायबल नहीं बनती थी, इसलिए नहीं होता होगा। बट उनको रॉयल्टी देनी वगैरह उसमें प्रॉब्लम्स थे जो ठीक होने चाहिए थे। लेकिन हमारे ज़माने में जैसे मैंने कहा कि हम तो बहुत कर रहे थे उधर, और ये बुख्ती साहब तो खुद गवर्नर और चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं कर दिया उस ज़माने में जो हम कर रहे थे? बरामदा बुख्ती के साथ नेगोशिएट कर रही है हुकूमत आजकल, आपके ख्याल में? क्योंकि हम 71 के तनाजुर में बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी इंडिया की उस तरह ही इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है जिस तरह के बंगाल में थी। तो अब बरामदा बुख्ती को लाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान में उनका ताल्लुक ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, ये सोच सही है या आप समझते हैं कि नहीं कन्फ्रंट करना? नहीं, गलत है ये। अच्छा, कैसे गलत? इसलिए है कि ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये तो पाकिस्तान का दुश्मन, बाहर इसने जाकर दुश्मनी की है। काबुल में रहता था, वहाँ डेली जाता था, रॉ से मिलता था, रॉ का गेस्ट होता था, वी नो एवरीथिंग। तो अब इसको अगर लाकर आप दोबारा बुख्ती के इंचार्ज बनाना चाहते हो जबकि ये ख़त्म है, तो ये आप बहुत गलती करेंगे। और आपके ख्याल में उसके बगैर पीस हो सकता है बलूचिस्तान में? 100% हो सकता है। क्या ये कुछ भी नहीं है भाई? ये देखें, ये समझें आप, बलूचिस्तान में बुख्ती जो है, ये बुख्ती का वो नहीं है कि ये सारे बुख्ती का सबसे बड़ा सब ट्राइब जो है, कल्पर सब ट्राइब है, वो 50-60 हज़ार है, वो इसको हेट करता है। बिकॉज वो अकबर बुख्ती को हेट करते थे। अकबर बुख्ती ने उन सबको पंजाब में और सिंध में निकाल दिया था, दरबदर थे वो, 1 साल नहीं 10-12 साल से हम लोग इनको वापस लाए हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये नहीं है ये कि बरामदा अब आकर जनाब ये बड़ा पॉपुलर, कोई पॉपुलर नहीं है, बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। उनको नहीं आना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं। राइट, वी हैव सॉरी टू हैव यू इन दिस शो सर, थैंक यू वेरी मच।